स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी NCERT की सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अब हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 7 की बुक हिस्ट्री को, जिसका हमने चैप्टर 1 एंड 2 पढ़ लिया है। और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3 को, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस अध्याय में हम दिल्ली सल्तनत के शासकों के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर दिल्ली शहर की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली शहर की जो स्थापना हुई थी वो 13वीं सदी के आरंभ में हुई थी। लेकिन हाँ, दिल्ली 12वीं सदी में ही एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। ऐसा नहीं है कि जब दिल्ली की स्थापना की गई 13वीं सदी में उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण शहर बनकर उभरा। ऐसा नहीं है, बल्कि 12वीं सदी में ही ये एक महत्वपूर्ण शहर बनकर सामने आ चुका था। उसके बाद 13वीं सदी के आरंभ में इसकी स्थापना की गई। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि 12वीं सदी में ये एक महत्वपूर्ण शहर बन चुका था और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 13वीं सदी के आरंभ में हुई थी। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम 12वीं शताब्दी की बात करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 12वीं शताब्दी के मध्य में जो तोमर के राजपूत थे उनको अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था और इसी राज्यकाल में दिल्ली एक प्रमुख वाणिज्य के केंद्र बन गया था। वाणिज्य के केंद्र बनने से हमारा तात्पर्य है कि दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई थी। वहाँ पे बहुत अधिक तेज़ी से व्यापार विकसित हो रहे थे। तो अब अगर कोई शहर जहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप बहुत तेज़ी से हो, वहाँ पे बहुत सारे व्यापार के अवसर हो, तो वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी तो रहेंगे ही। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दिल्ली शहर था वहाँ पे बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे और वो वहाँ रहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। साथ ही देहलीवाल कहा जाने वाला सिक्का, जो कि काफ़ी प्रचलन में था उस समय, उसको भी दिल्ली शहर में ढाला जाता था। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। उसके साथ ही दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजधानी में बदल गई और इसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। इसका तात्पर्य ये है कि 12वीं सदी में तो दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, लेकिन जब 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, तो स्थापना होने के साथ ही दिल्ली एक राजधानी में बदल गई और राजधानी में ऐसी बदली कि इसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े भूभाग यानी कि क्षेत्र पर फैल गया था। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसीलिए मैं बार बार आपको जोर दे रही थी कि ये महत्वपूर्ण शहर कब बना था, 12वीं शताब्दी में। और स्थापना होते के साथ ही ये किस चीज़ में बदल गई, राजधानी में बदल गई, जिसका नियंत्रण बहुत सारे इलाके पर था। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम दिल्ली के सुल्तानों की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे नगर बसाए थे, जैसे कि देहली एक कोहना, सीरी, जहाँपनाह। तो आप आगे जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन नगरों की स्थापना क्यों की गई थी। ऐसा नहीं कि बस यही नगर बसाए गए थे, इनके अलावा भी बहुत सारे नगर थे जिनको दिल्ली के सुल्तानों ने बसाया था। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने चैप्टर को आगे पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम दिल्ली के शासकों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारियां ले लेते हैं कि दिल्ली पर किन किन लोगों ने शासन किया और कौन कौन से वंशज आए और उन्होंने कितने कालखंडों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो आइए पहले उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पेज आप देख रहे हैं ये आपके बुक से लिया हुआ पेज है और इस पेज में दिल्ली के शासकों की सूची दी हुई है और ये सूची आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। साथ ही आपको उनके कालखंड भी याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान ने कब से कब तक शासन किया तो आपको याद होना चाहिए कि 1175 से 1192 तक। साथ ही आपसे अगर पूछा जाए कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया तो आपको याद होना चाहिए तुगलक वंश आया, उसका कालखंड क्या था।
साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खिज्र खान किस वंश का शासक था, तो आप बताएंगे सैयद वंश का। कहने का मतलब है कि इस पेज में जितनी भी जानकारियाँ दी हुई हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। इस पेज से डायरेक्ट प्रश्न बनाकर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के सुल्तानों की सूची है ये, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए मैंने इस पेज को आपके वीडियो में डाला है ताकि आप एक बार इसे देख लो और बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, वो भी लाइन वाइज। सबसे पहले कौन सा वंश आया, उस वंश में कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें इस अध्याय में दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ना है, तो आप कभी कभी सोचते होंगे ना कि आखिर दिल्ली के सुल्तानों की जो बातें हैं वो तो 12वीं शताब्दी की हैं, 13वीं शताब्दी की हैं, तो आखिर हमें उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने क्लास 6 की बुक्स को पढ़ रखा है तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि आखिर हमें जानकारियाँ कैसे मिलती है। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, क्योंकि हमें तो पढ़ना है, बुक में अगर दिया है तो। सबसे पहले तो हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है इनकी जानकारियाँ, सिक्कों से होता है, स्थापत्य से होता है, साथ ही लेखकों ने जो इतिहास लिखे हैं उससे होता है, और कुछ नई चीज़ें हैं जिसे कि हम लोग तारीख कहते हैं, और इसी का बहुवचन होता है तवारीख। तो इन सब चीज़ों से हमें दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारियाँ मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य की बात करें तो इसके बारे में हमने पहले के अध्याय में बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है। आप अगर क्लास 7 की बुक को पढ़ रहे हो तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखती हूँ कि आपने क्लास 6 की बुक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और मैंने भी सारे वीडियोस को कंप्लीट किया है, तो मैंने उसमें अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य की चर्चा की है, और इसीलिए मैं अब यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि यहाँ पे जो नई चीज़ आई है जिसे हम लोग तवारीख कह रहे हैं उसकी चर्चा करूँगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये तवारीख होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका एक वचन तारीख होता है, और इसी का जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो उसे तवारीख कहा जाता है। वहीं अगर हम इतिहास की बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इतिहास क्या होता है, और ये जो इतिहास या तवारीख होता है फ्रेंड्स, वो सुल्तानों के शासनकाल में लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था, तो फ़ारसी भाषा में लिखा गया था, और फ़ारसी भाषा जो है वो प्रशासन की उस समय भाषा थी, यानी कि प्रशासन में जितने भी कार्य होते थे, जितनी भी बातचीत होती थी, वो फ़ारसी भाषा में ही होती थी, और इसी भाषा का उपयोग किया गया है तवारीख या फिर इतिहास लिखने के दौरान। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर तवारीख होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो तवारीख होता है ना, इसमें बहुत सारे विवरण लिखे होते हैं। अब इसमें कौन कौन से विवरण प्रस्तुत किए रहते हैं, तो घटनाओं का वर्णन होता है इसमें, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई होती हैं या फिर राजा के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए होते हैं, उन सब चीज़ों से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो इस तवारीख में लिखा होता है। और इसके जो लेखक होते हैं वो सचिव होते हैं, प्रशासक होते हैं, कवि होते हैं, दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते हैं। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तो लिखेगा कोई भी चीज़, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी सचिव, प्रशासक, कवि या दरबारी जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे वो तवारीख को लिखा करते थे। और इसके जो लेखक होते थे फ्रेंड्स, वो ज़्यादातर नगरों में रहते थे, और विशेषकर कहाँ, दिल्ली में रहते थे। यह अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। फ्रेंड्स, अब आप सोचते होंगे ना कि आखिर ये लिखते क्यों थे, तो वो इस आशा में लिखते थे कि मेरे जो स्वामी है, यानी कि जो हमारे राजा हैं, उनसे हमें इनाम प्राप्त होगा। इसी उम्मीद से वो ये सभी विवरण लिखा करते थे। न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, और ये जो लोग होते थे, जो कि पढ़े लिखे लोग होते थे, जिन्हें हम लोग लेखक भी कह रहे हैं, ये सब किस चीज़ पर बल देते थे, न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। यानी कि न्याय संगत क्या, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, जो जैसा किया है उसको उस हिसाब से सज़ा दी जाए, ये सोच कर कि किसी को माफ़ नहीं किया जाए कि वो व्यक्ति ज़्यादा अमीर है या फिर राजा का निकट संबंधी है या फिर कोई विशेष पद पर आसीन है, तो ये सोचकर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, बल्कि न्याय संगत शासन के महत्व को समझकर उस पर बल देते हुए कार्य किया जाए। वहीं फ्रेंड्स, लेखक शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी दिया करते थे, और
जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे। देखिए, जो लेखक होते थे वो लिखने का तो कार्य करते थे, और वो लिखने का कार्य इस उम्मीद से करते थे कि राजा से उन्हें इनाम प्राप्त होगा। साथ ही ये न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अलावा वो शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी दिया करते थे। वो बताते थे कि हमारे प्रशासन के अंतर्गत निम्न कार्य होना चाहिए। और साथ ही वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। यानी कि उनका सलाह होता था कि आप जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद को जारी रखिए। लेकिन फ्रेंड्स, इससे सभी लोग सहमत नहीं होते थे। बहुत सारे लोग होते थे जो कि उनके इस बात का विरोध करते थे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है और लिंग भेद अधिकार क्या होता है। अगर हम जन्म सिद्ध अधिकार की बात करें तो जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेष अधिकारों को जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, तो लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो राजा का पुत्र होता था वो आगे चलकर राजा बनता था। तो ये किस तरह का अधिकार है? जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि जन्म लेते के साथ उसे राजा बनने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो जो ऐसे अधिकार जो कि जन्म लेने के तुरंत बाद उसे प्राप्त हो जाए, उसे जन्म सिद्ध अधिकार बोलते हैं। वहीं अगर हम लिंग भेद की बात करें तो स्त्रियां तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतरों के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे लिंग भेद कहते हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें तो लिंग के आधार पर भेदभाव, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। फ्रेंड्स, इस विचार से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। आज हमारा समाज इतना विकसित हो चुका है, फिर भी हमारे समाज में कुछ तबके ऐसे हैं जहाँ पे कि स्त्रियों को हमेशा पुरुषों से कम आंका जाता है। हालांकि इस सोच में बहुत हद तक कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि ऐसा सोच रखते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें पुरुषों से आगे नहीं होना चाहिए, उन्हें पुरुषों के अधीन होना चाहिए। तो अभी समय लगेगा थोड़ा जब ये विचार पूर्णतः समाप्त हो। लेकिन फ्रेंड्स, हम जिस कालखंड की बात कर रहे हैं, हम 11वीं-12वीं सदी के बारे में पढ़ रहे हैं, और उस सदी में ये विचार अपने जोरों पर था कि जो स्त्रियां होती हैं उसे पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और जो पुरुष होता है वो स्त्रियों से हर मायने में श्रेष्ठ होता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम मिन्हाज ए सिराज के ही विचार ले लेते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो रजिया सुल्तान थी वो प्रथम महिला शासिका के रूप में हम उन्हें जानते हैं। तो उनके प्रति मिन्हाज ए सिराज की क्या सोच थी उसके बारे में जानते हैं। हालांकि मिन्हाज ए सिराज एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो एक लेखक थे। तो आइए जानते हैं कि उनके क्या विचार थे हमारी प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान के प्रति। उनका सोचना था कि जो स्त्रियां होती हैं उनको पुरुषों के अधीन होना चाहिए, इसलिए रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। यानी कि मिन्हाज ए सिराज का ये मानना था कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के अधीन ही अच्छी लगती हैं। चूँकि रजिया सुल्तान शासन कर रही थी तो उनके प्रति उनकी सोच कैसी रही होगी ये तो अब आप समझ सकते हो। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और उसे ये देखने को मिले कि कोई महिला शासिका है जो कि शासन व्यवस्था चला रही है, तो उस महिला के प्रति वो क्या सोच रखेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि हम उसे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शासन व्यवस्था से बेदखल करें। हमने तो यहाँ पे मिन्हाज ए सिराज की बात की जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी थे जो कि कम पढ़े लिखे थे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी थे जो कि पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो वो भी ऐसा सोचते होंगे। लेकिन हाँ, 100% लोग ऐसा नहीं सोचते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कि ऐसा नहीं मानते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि तो एग्ज़ाम्पल बताइए हम कैसे माने, तो आगे हम देखते हैं उन सब चीज़ों का भी एग्ज़ाम्पल। लेकिन अगर हम रजिया सुल्तान के अभिलेख और सिक्कों से ज्ञात जानकारी के बारे में पढ़ें तो हमें ज्ञात होता है कि रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर काबिज रहीं। उन्होंने इन वर्षों के दौरान दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ये तो हम सभी जानते हैं। वहीं फ्रेंड्स, आपको बताया जा रहा है कि जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है वहाँ पे वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, और उस वंश की जो रानी थी उनका नाम था रुद्रमा देवी, जिन्होंने 1262 से 1289
तक शासन किया था और उनका जो व्यवहार था वो रजिया सुल्तान से बिल्कुल विपरीत था। अब कैसे विपरीत था तो देखिए, रुद्रमा देवी ने अपने जो अभिलेख लिखवाए हैं उसमें अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया है और ऐसा करके उन्होंने अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। मतलब उन्होंने ये कोशिश की है कि जब कोई व्यक्ति उसका अभिलेख पढ़े तो लोगों को ये ज्ञात हो कि ये एक पुरुष थी। और चूंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका व्यवहार रजिया सुल्तान के व्यवहार से अलग था, तो आप कह सकते हैं कि रजिया ऐसा नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई पुरुष की भांति याद रखे। वो ये चाहती होंगी कि उनका वास्तविक रूप सब उन्हें याद रखे कि हाँ वो एक महिला शासिका थी, उन्होंने इतने समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। लेकिन वहीं अगर हम रुद्रम्मा देवी की बात करें तो वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग उन्हें पुरुष की भांति याद रखें और उन्होंने इसीलिए ऐसा भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश भी की अपनी अभिलेखों के द्वारा। आप समझ सकते हो कि उस समय महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बहुत निम्न कोटि की होती थी, तभी रुद्रमा देवी को ऐसा करना पड़ा। नहीं तो वो ऐसा क्यों करती? उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा होगा जो कि एक पुरुष शासक को मिलता है, इसीलिए उन्होंने ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की होगी कि लोग उन्हें पुरुष की भांति याद रखें और उन्हें वही सम्मान मिल सके जो कि एक पुरुष शासक को मिलता है। वहीं अगर हम एक अन्य महिला शासक की बात करें तो वो है कश्मीर की रानी दिद्दा, जिन्होंने 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था। और ये कहाँ पे शासन की थी? कश्मीर की रानी थी, तो बेशक है कश्मीर में ही शासन की होंगी। और इनका जो नाम है दिद्दा, वो दीदी शब्द से निकला है और ये जो दीदी शब्द है उनको उनकी प्रजा ने दिया था। प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। फ्रेंड्स, हमने अभी कहा कि बहुत सारे लोग थे जो कि महिलाओं को रानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन हमने ये भी यहाँ पे जाना कि एक रानी दिद्दा थी जिनको उनकी प्रजा ने स्नेह भरा संबोधन दिया था दीदी बोलकर। तो आप समझ सकते हो कि इनको लोगों ने, उनकी प्रजा ने सम्मान सहित स्वीकार किया होगा अपनी रानी के रूप में, तभी तो उन्होंने इन्हें दीदी के रूप में संबोधन दिया। तो समाज में हमेशा दो तरह की विचारधारा हमें मिलते हैं। आज भी हमारे समाज में एक ही बात को लेकर के दो तरह की विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय भी ऐसा था कि मैक्सिमम लोग ऐसा मानते ज़रूर थे कि जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के अधीन होना चाहिए, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ऐसा नहीं मानते थे। उनका ऐसा नहीं मानना था कि जो महिलाएं होती हैं वो शासन व्यवस्था नहीं चला सकती हैं। तो वहीं फ्रेंड्स, लिंग भेद, जन्मसिद्ध अधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में, जो कि गैरिसन शहर से शुरू हुआ और फिर एक साम्राज्य तक फैल गया। तो आइए जानते हैं कि ऐसा किस प्रकार संभव हो पाया। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो दिल्ली की स्थापना हुई थी वो 13वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी। तो इसी समय जो आरंभिक वर्ष था 13वीं शताब्दी का, सुल्तान अपना शासन गैरिसन से किया करते थे। अगर हम गैरिसन की बात करें तो ये रक्षक सैनिकों की एक टुकड़ी होती है, यानी कि आरंभिक वर्षों में जो सुल्तानों ने अपना शासन किया था वो गैरिसन से शुरू किया था। गैरिसन पर इनका नियंत्रण था, परंतु भीतरी शहरों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फ्रेंड्स, अब आप सोच सकते हो कि चूंकि इनका जो नियंत्रण था वो एक गैरिसन तक ही था। गैरिसन, जैसा कि हम सभी ने अभी जाना, कि रक्षक सैनिकों की एक टुकड़ी थी और जो भीतरी शहर थे उन पर इनका नियंत्रण न के बराबर था। तो इसलिए इनको जो भी आवश्यक सामग्री होती थी उसके लिए इन्हें किस चीज़ पर निर्भर रहना पड़ता था? लूट मार करना पड़ता था और फिर व्यापार वगैरह के लिए ये पैसे लूटा करते थे अन्य क्षेत्रों से, और जहाँ पे भी इनका नियंत्रण रहा होगा वहाँ से वो अधिक से अधिक मात्रा में कर लेते होंगे। और ऐसा वो इसलिए करते होंगे ताकि इनके नियंत्रण में जो भी क्षेत्र है वहाँ पर ये अच्छे से शासन चला सके। तो शुरुआत में जो इनका नियंत्रण था वो गैरिसन पर था और जो भीतरी प्रदेश था उस पर इनका नियंत्रण न के बराबर था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। जो कि दिल्ली से सुदूर क्षेत्र थे, बंगाल था, सिंध था, वो सब शहरों में नियंत्रण बहुत ही कठिन था इनके लिए। दिल्ली के सुल्तानों को अफगानिस्तान के हमलावरों व सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, एक तो इनका जो
नियंत्रण था वो भीतरी शहरों पर न के बराबर था। इन्हें अपनी आवश्यक सामग्री के लिए लूट मार कर व्यापार आदि पर निर्भर रहना पड़ता था और बंगाल और सिंध जैसे गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था इनके लिए। और साथ ही इन पर जो था वो अफ़गानिस्तान के हमलावरों और सूबेदारों की चुनौती का भी खतरा मंडराते रहता था हमेशा। तो ये सब चीज़ें जो थी एक बाधा थी इनके लिए शासन व्यवस्था का विस्तार करने के लिए और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन इसका जो संस्थापन है वो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि पहले तो बहुत मुश्किल रहा इनके लिए 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों के दौरान, लेकिन जब गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल आया और उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने राज्य पर शासन किया तो उन्होंने उस समय अपने प्रदेश का विस्तार किया और जो क्षेत्र पर उनका नियंत्रण नहीं था वहाँ पर भी उन्होंने नियंत्रण करके अपने क्षेत्र को अच्छे से विस्तार किया और शासन व्यवस्था को नए ढंग से चलाना शुरू किया। वहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर भीतरी प्रदेश की बात की गई है, तो अगर हम समझना चाहें कि भीतरी प्रदेश क्या होता है तो आप समझ सकते हो कि किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता है उसे भीतरी प्रदेश कहता है। अब आप समझ सकते हो कि चूँकि भीतरी प्रदेश पर ही इनका नियंत्रण न के बराबर था तो इन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी अपने लिए धन इकट्ठा करने में। वहीं गैरिसन शहर की अगर हम बात करें तो वो किले बंद बसाव होते थे जहाँ की सैनिक रहा करते थे, जैसा कि हमने इसके पहले भी जाना है। देखिए फ्रेंड्स, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में बहुत सारे अभियान चलाए गए और जितने भी अभियान चलाए गए थे उनका लक्ष्य बस यही था कि गैरिसन शहरों और भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए गए, जैसे कि भीतरी क्षेत्रों में अभियान चलाए गए, जंगली क्षेत्रों को साफ़ किया गया और साफ़ करने के बाद ज़मीन किसानों को दे दी गई, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति हेतु नए किले, गैरिसन शहर और नगर बसाए गए। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि ये सब काम क्यों किए गए होंगे। अभियान इसलिए चलाए गए ताकि क्षेत्रों को और मजबूत किया जा सके। जंगल क्षेत्र जो कि पहले वहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे या फिर वहाँ पे वो ज़मीन उपजाऊ नहीं हो पाती थी, वो उतने अच्छे तरीके से काम में नहीं आ पाती थी, तो उसको साफ़ करके किसानों को दे दिया गया ताकि वो अन्न उपजा सके, जिससे कि अन्न की भी प्राप्ति हो और किसान अन्न उत्पादन करने के बाद जो कर है वो सुल्तान को दे, जिससे कि सुल्तान के पास धन की कमी ना हो। साथ ही अफ़गानिस्तान के लुटेरों और सूबेदारों से जो खतरा होता था कि वो हमेशा आक्रमण करते रहते थे, तो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से उनके आक्रमण का डर कम होता। साथ ही गैरिसन शहर आदि ये सब विकसित करने से, नए नए नगर बसाने से क्षेत्र का और अधिक विस्तार हो पाया। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्य किए गए जिससे कि दिल्ली सल्तनत को और विस्तार प्राप्त हो सके और वहाँ पे जो भी खतरा है लुटेरों का या फिर जो धन की कमी है उन सब चीज़ों में कमी की जा सके। सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। यानी कि बाहरी सीमा का जो विस्तार था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ और उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, तो दक्षिण भारत को लक्ष्य करके उसने जो सैनिक अभियान शुरू किए थे उससे शुरू हुआ और मोहम्मद तुगलक के समय में ये जो अभियान थे वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम व मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली। फ्रेंड्स, अब आप सोच सकते हो कि उन्होंने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुओं को अपने कब्जे में क्यों लिया। रही बात हाथी, घोड़े और गुलाम, तो वो गुलाम को वो सेना में भर्ती कर सकते हैं, उनको अपने अंडर रख के उनसे बहुत सारा काम करवा सकते हैं। हाथी घोड़े का इस्तेमाल उनके सेना के द्वारा किया जा सकता है युद्ध में। साथ ही मूल्यवान वस्तुओं से जो धन की कमी है उसकी पूर्ति की जा सकती है। सल्तनत के सूबेदार और प्रशासन मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सल्तनत हो या फिर किसी भी राजा को अपना शासन व्यवस्था अच्छे से चलाना है तो उसमें कर बहुत बड़ा
मायने रखता है, यानी कि कर से ही तो उसे धन प्राप्त होता है ताकि वो अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था को अच्छे से चला सके। तो क्या होता था कि जो सल्तनत के सूबेदार और प्रशासक होते थे वो किसानों से कर वसूलते थे और साथ ही मुकदमों में फैसला भी सुनाते थे। फैसला कैसे सुनाएंगे, जैसे कि राज्य में कोई दुर्घटना घट गई, किसी ने किसी का सामान चोरी कर लिया, तो उसका जो फैसला होता था वो सल्तनत के सूबेदार और प्रशासक सुनाया करते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूला करते थे। तो इस तरीके से हमने दिल्ली साम्राज्य का विस्तार देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें कुछ मस्जिदों के बारे में पढ़ना है जो कि सल्तनत के शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो अगर हम बात करें मस्जिद की तो ये एक अरबी शब्द है, यानी कि मस्जिद जो शब्द है वो एक अरबी शब्द है। इसके अगर हम अर्थ की बात करें तो ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना सजदा करते हैं। सजदा यानी कि घुटने और माथा टेक कर किया जाता है। जामा मस्जिद, जिसे हम लोग मस्जिद ए जामी भी कहते हैं, यह वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। वहीं अगर हम इमाम की बात करें तो इमाम किसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, नमाजियों में सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष जो होता है उसे इमाम बनाया जाता है, यानी कि उसे नेता बनाया जाता है। नेता या इमाम दोनों एक ही शब्द होता है। वहीं अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि जो इमाम होता है वो शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। धर्मोपदेश को खुतबा भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इमाम जो होता है उसका कार्य क्या होता है, और जो इमाम होता है वो कौन होता है। वो उन्हीं नमाजियों में से एक होता है जो कि उनमें से अधिक सम्माननीय होता है और विद्वान भी होता है। अब फ्रेंड्स, एक शब्द आता है किबला। अगर हम इसका मतलब समझें तो आप ध्यान रखेंगे कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और इस दिशा को किबला कहा जाता है। यानी कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मक्का की तरफ अपना मुख करके नमाज पढ़ते हैं। उनके लिए वो एक पवित्र स्थल है, तो उसके तरफ वो अपना मुख करके नमाज पढ़ते हैं और जिस दिशा में वो मुख करते हैं उसे किबला कहा जाता है। भारत में जो मक्का पड़ता है वो पश्चिम की ओर पड़ता है। तो आप समझ सकते होंगे कि जो मुस्लिम होते हैं वो पश्चिम की ओर मुख करके नमाज पढ़ते हैं और उसी दिशा को किबला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस तरफ उनका पवित्र स्थल मक्का स्थित है। वही फ्रेंड्स, अब हम कुछ मस्जिदों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से कि पहला मस्जिद है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, जो कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी थी और यह जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाया गया सबसे पहले शहर में स्थित है। फ्रेंड्स, जामा मस्जिद जहाँ पे कि लोग नमाज पढ़ा करते हैं एक साथ मिल करके। इतिहास में इस शहर को देहली ए कुहना यानी कि पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया, यानी कि ये मस्जिद तो पहले निर्मित कर दिया गया था लेकिन बाद में इसका विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और इसमें जो मीनारें हैं उसमें तीन सुल्तानों द्वारा बनवाई गई हैं। इसकी जो 3 मीनारें हैं उसको जो निर्मित किया गया है वो 3 सुल्तानों के द्वारा किया गया है। उनके नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के बारे में, और ख़ास तौर से इसकी जो 3 मीनारें हैं वो किन सुल्तानों के द्वारा बनवाई गई है ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट मस्जिद के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपनाह, जिसे कि विश्व की शरण स्थली भी कहते हैं, कि मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। यानी कि दिल्ली में जब उसकी नई राजधानी बनी तो जहाँपनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर इसे बनाया गया, बेगमपुरी मस्जिद को बनाया गया। वहीं अगर हम मोठ की मस्जिद की बात करें तो ये जो मस्जिद है वो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया उसके मंत्रियों के द्वारा। वहीं एक और मस्जिद की बात आती है जिसका नाम है जमाली कमाली मस्जिद, जिसका निर्माण 1520 के दशक के आखिरी दिनों में किया गया। तो आइए फ्रेंड्स, हमने कुछ मस्जिदों के बारे में पढ़ लिया, हमने किबला के बारे में जाना, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के विषय में। तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलामों को राजनीतिक पदों पर रखा। फ्रेंड्स,
फारसी में गुलामों को बंदगा कहा जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो इल्तुतमिश थे उन्होंने सामंतों और जमींदारों को राजनीतिक पदों पर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने गुलामों को अपने राज्य में राजनीतिक पदों पर रखा, और गुलामों को ही फारसी में बंदगा कहा जाता है। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंची राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने तो ऐसा किया, लेकिन साथ ही जब खिलजी और तुगलक शासक आए तो उन्होंने भी बंदगा का ही इस्तेमाल किया राजनीतिक पदों पर नियुक्ति करने के लिए। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो इससे थोड़ा नाराज़ होने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग जो शासक थे वो निम्न वर्ग के लोगों को राजनीतिक पदों पर रख रहे थे और उन्हें ही ऊंचे पदों को दे रहे थे कि आप इस राजनीतिक पद पर आसीन रहो। तो इससे क्या हुआ कि जो बड़े वर्ग लोग थे, यानी कि ऊंची जाति के जो लोग थे, वो इस कार्य से नाराज़ हो गए, जिससे कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। फ्रेंड्स, अब ये जो बंदगा होते थे यानी जो गुलाम होते थे वो अपने मालिकों के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार नहीं होते थे। इसके पीछे भी एक रीज़न होता था कि जो नए सुल्तान होते थे उनका अपना नौकर होता था। यहाँ पर नए होगा, गलती से मैंने नहीं लिख दिया है। तो ऐसा इसलिए भी होता था कि वो अपने मालिक के प्रति ही वफादार होते थे, उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, क्योंकि जो नए सुल्तान होते थे उनके अपने नौकर होते थे, तो उनका झुकाव उनके प्रति अधिक होता था। सुल्तानों द्वारा निचले तबके को संरक्षण किया जाता था, जिसकी आलोचना फारसी तवारीख के लेखों में की गई है। फ्रेंड्स, चूँकि जो सुल्तान थे वो नीचे तबके के लोगों को संरक्षण दिया करते थे और उनके इस कार्य की आलोचना फारसी तवारीख के लेखों में की गई है। अब तवारीख क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, जो कि शराब बनाने वाला या बेचने वाला व्यक्ति था, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची, लड्ढा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने इसकी आलोचना की है। फ्रेंड्स, अब आप जानते हैं कि अगर सुल्तान या शासक निम्न जाति के लोगों को वैल्यू देने लगे, उन्हें ऊंचे पद पर बिठाने लगे, तो जाहिर सी बात है कि जो ऊंचे तबके के लोग होंगे वो तो नाराज़ होंगे ही। तो इस बात की जो बुराई की गई है वो बहुत सारे फारसी तवारीख लेखों में की गई है। साथ ही कुछ लेखकों ने भी इसकी बुराई की है, जिनमें से कि एक इतिहासकार का नाम आता है जियाउद्दीन बरनी, जो कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। इन्होंने भी इस बात की चर्चा की है कि सुल्तान ने निम्न जाति के लोगों को ऊंचे पद दिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ शब्दों और उनके अर्थों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, जो हमसे कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्ता की। अगर हम इक्ता का अर्थ देखें तो विभिन्न इलाके जहाँ से राजस्व वसूला जाता था उसे इक्ता कहा जाता था। यानी कहीं भी अगर हमसे पूछा जाए कि इक्ता क्या होता था, तो विभिन्न इलाके जहाँ से राजस्व वसूला जाता था। अब वहीं अगर हम बात करें मुक्ति किसे कहते हैं, तो देखिए, राजस्व वसूलने वाले इक्तेदार या सूबेदार मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि मुक्ति जो थे वो राजस्व तो वसूल लेते थे, लेकिन वो अपना काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं ये कौन देखेगा, तो इसे देखने के लिए राज्य द्वारा एक लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो कि मुक्ति लोगों पर अपना नियंत्रण बना रख सके और मुक्ति अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था उसमें उन्होंने भू राजस्व और जो वसूली का कार्य था वो अपने राज्य के नियंत्रण में ही ले लिया। यानी कि अब राज्य के अधीन ही वसूली का कार्य किया जाने लगा। उस समय 3 तरह के कर थे। अब हम आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से कर थे। तो पहला तो जो कर था वो कृषि पर था, और कृषि पर कौन सा कर था, तो खराज था, जो कि उपज का 50% होता था। वहीं दूसरा मवेशियों पर कर होता था और तीसरा घरों पर कर लगता था। तो इस तरीके के जो 3 कर थे वो उस समय अत्यंत प्रचलित थे।
वहीं फ्रेंड्स इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था, जैसे कि बंगाल, दक्षिण भारत, गंगा के मैदानी इलाके आदि। यहाँ स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, जहाँ जो क्षेत्र किसी के अधिकार में नहीं होगा, वहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग होंगे, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाला जो सबसे शक्तिशाली इंसान होगा, वो क्या करेगा, उस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेगा, यानी कि अपना शासन जमा लेगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब इस उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो कि दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। और वो कौन कौन से क्षेत्र थे, तो बंगाल था, दक्षिण भारत, गंगा के मैदानी इलाके जैसे क्षेत्र थे। और वहाँ पे क्षेत्रीय सरदारों ने, यानी कि उस वहाँ के जो स्थानीय सरदार हुए, वो अपना शासन जमा लिए, क्योंकि वहाँ पे सुल्तानों का अधिकार तो था नहीं, इसलिए जो शक्तिशाली था उसने वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। फ्रेंड्स अब जो यहाँ पर आपको मैं सेंटेंस पढ़कर बताने जा रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। और वो ये है कि अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। फ्रेंड्स आपसे कभी भी अगर पूछा जाए कि जो यात्री इब्न बतूता था वो किस देश का था, तो वो अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था और वो 14वीं सदी में भारत आया था। तो ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब हम थोड़ा मंगोल आक्रमण की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांस आक्सियाना, जो कि अब आधुनिक उज्बेकिस्तान है, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर धावा बोल दिया। यानी कि जो मंगोल शासक था चंगेज खान, उसने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान पे हमला किया और उस समय उसका नाम था ट्रांस आक्सियाना। लेकिन अगर हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये आधुनिक उज्बेकिस्तान है। तो चंगेज खान ने आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था 1219 ईस्वी में, और यहाँ पर हमला करने के पश्चात तुरंत उसने दिल्ली सल्तनत पर भी धावा बोल दिया, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर भी हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दिल्ली पर शासन कर रहे थे, उस समय मंगोल आक्रमण बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा इस चुनौती का सामना कैसे किया गया, यानी कि उन्होंने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कार्यों को देख लेते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर 2 बार हमला हुआ था। एक तो 1299 1300 ईस्वी के आसपास और दूसरा 1302 1303 के आसपास। और इनका जब आक्रमण हुआ मंगोलों का, तो इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना खड़ी की और उसने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक गैरिसन शहर बनाया। साथ ही किसानों से जो कर वसूला जा रहा था, अब उसने किसानों से उपज का 50% कर वसूल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो सैनिक थे उनकी संख्या ज़्यादा चाहिए थी मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए, और जब सैनिकों की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें वेतन देना होगा, तो इसलिए वेतन कहाँ से आएगा, कर से ही आएगा। तो उन्होंने क्या किया, किसानों से उपज का 50% कर वसूलना शुरू कर दिया। अब सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया गया। पहले इक्ता दी जाती थी सैनिकों को, और इक्ता मुक्ति क्या होता है वो हमने इसके पहले पढ़ चुका है। तो अब क्या किया जाने लगा, अब सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू हो गया। साथ ही बाजार से सामान की जो कीमतें थीं उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी कि आप समझ सकते हो, इस समय आक्रमण से जूझने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे, यानी कि जो शासक था उस समय, उसे धन की अत्यधिक आवश्यकता थी, कभी सैनिकों पे खर्च करने के लिए, साथ ही अपने शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए। तो इन्होंने बाजार की जो सामान की जो कीमतें थी उस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगर हम ओवरऑल बात करें फ्रेंड्स, तो हम पाते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम थे वो बहुत हद तक सफल रहे और उसने मंगोल आक्रमण का काफ़ी सफलतापूर्वक सामना किया। तो हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा और साथ ही हमने निष्कर्ष को भी देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी प्रशासनिक कदम उठाए गए थे वो असफल सिद्ध नहीं हुए, बल्कि उसने बहुत ही सफलतापूर्वक मंगोलों का सामना किया। अब हम मोहम्मद तुगलक के विषय में जान लेते हैं कि आखिर इन्होंने मंगोल आक्रमण का सामना किस प्रकार किया। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जो
शासन था उसके प्रारंभिक वर्षों में ही मंगोल आक्रमण हुए थे, और जब मंगोल आक्रमण हुआ था तो मंगोल सेना परास्त हो गई थी, और मोहम्मद तुगलक ने मंगोल आक्रमण के समय दिल्ली कुहना नगर को खाली करवाकर उसे एक सैनिक छावनी बना दिया था। और साथ ही इन्होंने बहुत सारे नए नए कर लगाए थे, यानी कि इन्होंने अतिरिक्त कर लगाया ताकि धन की कमी ना हो सके, और ये मंगोल आक्रमण के समय बहुत सारे सैनिकों की व्यवस्था कर सके ताकि सैनिक आक्रमण के समय युद्ध में जीत हासिल कर सके। साथ ही इन्होंने क्या किया, सस्ती धातुओं का टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा को चलाया। अब आप समझ सकते हो कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, क्योंकि सोने चांदी की जो मुद्राएं होती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, तो इन्होंने धन को बचाने के लिए सांकेतिक मुद्रा चलाया होगा। अब हम इनके ओवरऑल बात करें कि इनके द्वारा जो उठाए गए कदम थे उसका क्या परिणाम आया, तो हम पाते हैं कि इनके जो प्रशासनिक कदम थे वो असफल सिद्ध हुए। साथ ही इन्होंने जो कश्मीर पर आक्रमण किया था वो भी असफल सिद्ध हुआ। इनकी जो विशाल सेना थी जो कि इन्होंने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए तैयार की थी वो भी भंग करनी पड़ी। साथ ही इन्होंने जो टोकन मुद्रा चलाया था वो भी इन्हें वापस लेना पड़ा, और मुद्रा वापस लेने के पीछे ऐसा ये भी कारण था कि जो लोग थे वो सोने चांदी के सिक्के को बचा कर रख लेते थे और इस टोकन के द्वारा अपना कर चुकाया करते थे। साथ ही ये जो सस्ती मुद्रा थी इसका बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से जाली सिक्का भी बना लिया जाता था। तो इस प्रकार बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हो गई थी इस टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा से, जिस कारण से इसे वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। लेकिन फ्रेंड्स, हमें एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि मोहम्मद तुगलक जो थे वो दिल्ली के एकमात्र शासक थे जिन्होंने मंगोल का इलाका तुरान पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम जानते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत किस प्रकार थी। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके से प्रबंधन के रूप में आगे चलकर मुगल सम्राट तक को चुनौती दी और परास्त किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ईस्वी नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप ईस्वी को याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी ने कब मुगलों को परास्त किया, कब वो बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधन को देखते थे। तो इस तरीके से आपको ये सब बातें याद रखनी है। और ये जो शेरशाह सूरी थे वो सूरी वंश के थे, और अगर हम सूरी वंश की बात करें तो सूरी वंश केवल 15 वर्ष तक यानी कि 1540 से 1555 तक ही शासन किया। अकबर ने 1556 से 605 ईस्वी तक शासन किया, और अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन को ही अपनाया था। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम कुछ अन्य बातों को जान लेते हैं जो कि अक्सर चैप्टर के लास्ट में दिया होता है और हम सब उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये भी हमें पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमें जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसे हमें बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे 3 श्रेणियों की बात की गई है, और ये 3 जो श्रेणियाँ हैं वो हैं ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये सब है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 श्रेणियों का जो विचार है वो सबसे पहले 11वीं शताब्दी में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज की 3 वर्गों में विभाजित किया गया। एक प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा खेती करने वाला वर्ग। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है। और वहीं अगर हम बात करें कि नाइट क्या होता है, तो देखिए, योद्धाओं के समूह को नाइट कहा जाता है जो कि धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित होते हैं। वहीं अगर हम ईश्वरीय शांति की बात करें तो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला समूह है। वहीं अगर हम धर्म युद्ध की बात करें तो मुसलमानों के कब्जे से यरूशलेम शहर को छुड़ाने के लिए सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध कहा गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस चैप्टर की जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।